अस्सलाम एवरीवन। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही अच्छे और हसीन इंसान और एक बहुत मंजे हुए डायरेक्टर अबू अलैया साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? सर मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग सर। हम आपकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ और मुस्तफ़ीद दोनों होंगे इंशाल्लाह आज। तो बेसिकली ही इज़ थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो अबू अलैया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन अवर इंडस्ट्री टुडे। ही हैज़ डायरेक्टेड फिल्म्स लाइक टकसाली गेट, जावेद इकबाल जो आप सबको पता है, और शनो गे, सुपर पंजाबी एंड दादल एज वेल। सो आई विल स्टार्ट माई कॉन्वर्जेशन सर विद यू। तो Please. मुझे थोड़ा सा आप ज़रा अपने बारे में बताएं। हाउ डिड यू लैंडेड इन द इंडस्ट्री एंड करंटली व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ वाज द जर्नी? मैं क्योंकि पढ़ रहा था और वालिद साहब की वफ़ात के बाद एक्सीडेंटली गवर्नमेंट जॉब में चला गया इन ऑर्डर टू सपोर्ट माई फैमिली। फैमिली को सपोर्ट करना था। फिर उसी में मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद फिर एक हादसाती तौर पर जर्नलिज्म में आया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। उसमें मैंने कुछ 8 से 10 साल लगाए और उसमें पॉलिटिकल जो बीट मैं करता था, अदर देन माय इन्वेस्टिगेटिव जो मेरी असाइनमेंट्स होती थी, वो मैं एमक्यूएम की बीट करता था। तो वहाँ से मेरे कराची के लोगों के साथ जो है ना, कराची के जो पॉलिटिशियंस थे उनके साथ मेरी सलाम दुआ हुई, और वहीं मेरी जो है वो शहीद, मैं तो शहीद ही कहूँगा, और वो असल में शहीद भी थे, अली रज़ा आब्दी भाई। बिल्कुल। तो उनसे मेरी दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती इतनी बड़ी, और वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे कहा, यार कि तुम जो लिखते हो सोशल मीडिया पे भी और तुम जो बातें करते हो, तुम कंटेंट के आदमी हो, तुम गलत जगह पे हो, ये तो तुम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और इस किस्म की चीज़ें कर रहे हो, तुम कराची में आओ और तुम कंटेंट में तब आजमाई करो। तो मैंने कहा मेरे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मेरी कोई सलाम दुआ नहीं, लोगों से मुझे जानते नहीं है, और ये तो जहाँ तक मुझे पता है ये सारी की सारी लॉबी की दुनिया है, लॉबी। तो मैंने कहा यार कि मैं भी तुम्हें कई काम नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो है रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सब लोग आते हैं, फिल्म के लोग, टीवी के अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, मिलो, कप लगाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, मुझे लग रहा है कि तुम वो हो जो तुम्हें लगता है तुम नहीं हो। तो फिर मैं कराची आना शुरू हुआ, एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो ये तो अगर ये कहा जाए कि आप एक पॉलिटिशियन थे पहले, तो ये गलत नहीं होगा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को कवर करता था, लेकिन मोस्टली मेरी जो खबरें होती थी वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था, डिपार्टमेंटल होता था, लाइक कश्मीर काउंसिल के ऊपर, सीडीए के ऊपर, क्राइम रिपोर्टिंग और किस्म के डिपार्टमेंट को दिखता था। अदर देन दिस, एक वो ज़माने में, अभी भी शायद ट्रेंड होगा कि जो प्रिंट मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो भी बीट्स होती हैं उनको एक पॉलिटिकल पार्टी दी जाती है। बिल्कुल ऐसा। तो मुझे इंटरेस्टिंग। तो आपने फिर वो एमक्यूएम के ज़माने देखे में, वो वाले? मैंने वो सारे ज़माने देखे, मैंने वो 12 मई भी देखा है बस कराची, और उसके बाद की चीज़ें भी देखी मैंने। जो एमक्यूएम के जो लाहौर में जो जलसे होते थे, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, मैंने वो भी अटेंड किया वैसा। इंटरेस्टिंग। तो यानी आप डायरेक्शन में आने में आपका एक मोटिवेशन ये भी होगा कि आपके पास एक जो है सियासी नज़रिया भी होगा फिल्म्स को डायरेक्ट करने का और उसका फ्लेवर डालने का। मुझे लगता था कि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, और पाकिस्तानी कौम वो सियासत से जितना जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि हम शायद वाहिद कौम है कि जिसके आप हजाम की दुकान पे चले जाएं, हमाम पे चले जाएं, कॉफ़ी शॉप में चले जाएं, तो लोग पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होंगे। हर बंदा सियासतदान है। घरों के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को इससे अलग नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताएं बॉस कि जो अभी करंट फिल्म इंडस्ट्री है, तो मुझे थोड़ा सा आप ये इंसाइट दें कि ये आपके नज़रिए में ये कहाँ खड़ी हुई है अभी, और आजकल क्या हो रहा है, जो फिल्म्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिस तरह की हम मूवीज़ बना रहे हैं, ये किस ऑडियंस के लिए है, और किस तरह ये जो हमारा सिनेमा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आई मीन लाइक व्हाट इज दे ट्राइंग टू अचीव। ओके, एक तो ये है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री है, और वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और हमारे ड्रामा के जो लोग हैं, जो उससे वाबस्ता हैं, वो मुंह का जायका बदलने के लिए साल में 1-2 साल में 1 फिल्म बना लेते हैं। हमारे यहाँ सिनेमा इंडस्ट्री है जो मासेस के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, कोई सिंगल सिनेमा स्क्रीन नहीं रहा। अगर जो थे वो मॉल्स में तब्दील हो चुके हैं, जो रह गए हैं वो भी होने जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स टोटल आपके पास 50 सिनेमाज हैं पूरे पाकिस्तान में, और टोटल आपके पास 110 से 115 की स्क्रीन्स हैं, जो सिर्फ छोटी ईद और बड़ी ईद के ऊपर फुली फंक्शनल होती हैं, अदरवाइज वो नहीं होती। रही से कसर जो है बॉलीवुड सिनेमा की जो बंदिश है उसने पूरी कर दी। उसके हवाले से भी हम सच नहीं बताते हैं लोगों को। हम कहते हैं कि हमने बॉलीवुड फिल्में बैन करके रखी हुई हैं, और अक्सर लोग हमसे मुतालबा कर रहे होते हैं कि खुदारा
गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे होते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में खोल दे, और गवर्नमेंट ये बताने की जहमत गवारा नहीं करती है कि सर हम तो आज भी लगाने को तैयार है। इंडिया ने बैन किया हुआ है कि हमारा कोई एक्टर बॉलीवुड में काम नहीं कर सकता, और बॉलीवुड की फिल्में जो है वो हमें नहीं वो देंगे। अच्छा, तो ये जो तासुर है कि जी बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तानी सिनेमाज में बैन है, तो ये गलत है? नहीं सर, उन्होंने फिल्में बैन कर दी। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने वो क्या कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हमने कहा हमने बैन कर दी, हमने बिल्कुल बैन नहीं तो इसका मतलब है उन्होंने अपने यहाँ पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन बैन कर दी है जी, अपनी फिल्मों आपको की। फिल्में नहीं मिलती। हमारे यहाँ जो इंडियन पंजाबी फिल्में भी लग रही हैं वो सिर्फ वही फिल्में लगती हैं जिनके जो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स है वो कैनेडियन या यूके बेस्ड है। आई सी, ये एक मेरे ख्याल से आपने बड़ी एक जबरदस्त किस्म की रेवलेशन की है। नहीं, क्योंकि हम ये तो सबको पता तासुर है में थे कि जी हम बहुत चौड़े आ रहे हैं और नहीं, ट्रेड इंडस्ट्री सबको पता है। तो बॉलीवुड सिनेमा आपका फुटफॉल बनाता था, फुटफॉल बनना बंद हो गया। अच्छा। आम आदमी आपका फुटफॉल बनाता था, आम आदमी को आपने सिनेमा में जाने से मना कर दिया। उसके लिए ना वो मतलब मुझे आई डोंट नो, मैं आज तक इस लॉजिक को समझ नहीं पाया हूँ। और कि एक सिनेमा है वो ऑपरेट होता है, उसकी जो एम्प्लॉइज की कॉस्ट है, उसका जो रेंट है, उसके अंदर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो एसी ऑन होता है, जो प्रोजेक्टर ऑन होता है, वो सारे का सारा सेम है। तो क्यों आप 10 लोगों को बिठा के फिल्म दिखा रहे हैं? क्यों आप शुरू की 5 से 10 लाइनें जो हैं उसका टिकट 100 रुपया 150 रुपया क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब वो क्या वो कुर्सियां आपकी सीटें जो घिस जाएंगी? तो जितने लोग आएंगे फुटफॉल बनेगा। वो 10 लोग जो हाई सोसाइटी के, जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं जिनको फिल्म दिखाना चाहते हैं उनको दिखाएं, लेकिन बाकी लोगों को भी फिल्म दिखाएं। मतलब अभी हम बात करते हैं गदर 2 से लेकर पुष्पा का भी देख लें, बिजनेस उठा के देख लें 1100-1200 करोड़, वो आम आदमी का बिजनेस है। आपने मासेस से फिल्म छीन ली, उसकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट थी। आपका सबसे बड़ा जो सिनेमा को चलाने वाला जो था वो मासेस थे। मासेस को आपने उनके लिए चदर ममनुआ बना दिया है फिल्म देखना, और उसके बदले आप ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म नहीं चलती। भाई पाकिस्तानी फिल्म चलेगी, लोग देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं कोई अफोर्ड कर सकता 1000 रुपये का टिकट। ये 1000 रुपये का टिकट क्यों देखे आप? मेरा जो सिनेमा है वो ऑलमोस्ट लो बजट सिनेमा कह लें, या मुझे लगता है कि असल में यही बजट होना चाहिए फिल्म का। लेकिन मैं कुछ नए एक्टर के साथ भी काम करता हूँ, और मेरे साथ एक हॉलीवुड की फिल्म लगती है मार्वल की, जिसका $500 मिलियन का बजट है। तो पब्लिक बिल्कुल ये डिसाइड करने में बिल्कुल आजाद है कि इस आदमी की फिल्म, बाबू लिया की फिल्म हम 1000 रुपये में क्यों देखें? हम क्यों ना ओपनहाइमर देखें 1000 रुपये में? बिल्कुल गिला किस बात से करो, और फिर आप मेरा कंपैरिजन उससे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे तो मेरा टिकट 200 रुपये का कर देना, 100 लोग देखते हैं, मेरा प्रोड्यूसर उसमें फायदे में है। 1000 रुपये का टिकट बिकेगा तो मेरा प्रोड्यूसर नुकसान में है, 200 रुपये का टिकट बिकेगा तो हम फायदे में है, क्योंकि ज्यादा लोग देखने आएंगे। बिल्कुल ऐसे मेरी फिल्म को ज्यादा लोग देख पाएंगे और मेरे प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा जनरेट होंगे। इट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि जो हमारा ये सिनेमा था जिसमें एक तो हमारा ये एट्रियम और ये जो सिनेप्लेक्स है ये है, एक सिनेमा था निशाद, बेम्बिनो, और ये अक्सर ये हमारा इनफैक्ट ये जिसको हम कहते हैं कि जी ड्राइव इन सिनेमा भी था। तो ये किधर गया सारा? ये सिनेमा कहाँ चला आपके पास कराची का मैंने आज तक जितनी फिल्में कराची में देखी हैं, सबसे ज्यादा मैंने फिल्म को जो एंजॉय किया कैपरी सिनेमा में किया। कैपरी बिल्कुल, मासेस आते थे, मेरे ऐसे लोग आते थे, विस्लिंग आ रही है, कमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे ही है, हाँ। हीरो मारने जा रहा था, नहीं मारना, विलन, मतलब वो बिल्कुल आपको आप जिंदा फील करते थे ऐसे ही। अभी अब मल्टीप्लेक्स ऑडियंस जो है वो क्लैप करना अपनी तौहीन समझती है, वो की लाफ्टर देना अपनी इंसल्ट समझती है, काफी इगोइस्टिक ऑडियंस है। आपको लगता है कि आप ज़ॉम्बीज़ के साथ फिल्म देख रहे हैं। ऐसे ही है। तो अबू लिया हमें ये बताइएगा कि जो ये वाला जैसे आपने बात की कि उसमें अलग अलग सीट्स होती थी, ऊपर वाली सीट्स जो है वो सस्ती होती थी, नीचे वाली महंगी होती थी, तो दिस इज द रीजन दैट वी यूज्ड टू कैच मासेस। और अब ये सिरे से खत्म हो गया। अब आपको 1000 रुपए की टिकट है, आपको 1000 रुपए है तो आपको आगे पीछे कहीं बैठ जाना, ठीक है। तो बुनियादी वजह सिनेमा के मरने की ये भी है कि हमने मासेस से फिल्म छीन ली, बिल्कुल खत्म कर दिया। जबरदस्त। अच्छा चले, इसी को अगर आगे लेके चलें तो ये अगर मैं एक फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन फिल्म, तो वो क्या सोच के फिल्म में पैसा लगाए? ये इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसका रेवेन्यू कैसा है, कौन सी फिल्म जो है वो चलती हैं, कौन सी नहीं चलती हैं? तो अगर हम एक इन्वेस्टर्स को मैसेज देना चाहें कि जी आप फिल्म की तरफ आएं और फिल्म में पैसा लगाएं, तो व्हाट शुड बी पर? अच्छा, दो चीजें, एक तो ये है कि हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में कोई मतलब मॉडल ऐसा है नहीं। इस साल मार्वल ने जोकर जैसी फिल्म जो है 2 फ्लॉप हो गई। इस साल मतलब देवरा एक फिल्म आई, मतलब
400 करोड़ की फिल्म बनी थी तामिल, और एनटीआर था, जूनियर एनटीआर था, वो फिल्म फ्लॉप होगी। तो ऐसा कोई है नहीं, फार्मूला नहीं है कि सिनेमा के अंदर के 10 रुपए लगा के कैसे 20 रुपए लगाए जाए। मुझे लगता है कि हर वो आदमी जो पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाना चाहता है उसको प्लॉट ले लेने चाहिए, उसको शेयर्स ले लेने चाहिए। सिनेमा जो है वो एक ख्वाबों की दुनिया है, पागलों की दुनिया है, उसमें आना चाहिए। अच्छा, उसमें भी जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार तुम फिल्में बनाते हो तो पैसे लो, फिल्म बनाओ। तो मैं इनको मना करता हूँ, तुम लोग अगर पैसे वैसे ज़ाया करने हैं तो अलग बात है, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा आदमी जो किसी भी इन्वेस्टर को ये कहता है कि ये फिल्म में लगाऊंगा और उसके बदले आपको इतने पैसे वापस दूंगा, वो सब कुछ हो सकता है, वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। एक अच्छी फिल्म जो है वो डायरेक्टर नहीं बनाता है। आल्तो के जो सिनेमा है, जो फिल्म है, वो डायरेक्टर्स मीडियम कहलाता है। एक तो मैं इस चीज़ से भी इख्तलाफ करता हूँ कि सिनेमा जो डायरेक्टर्स मीडियम है, सिनेमा डायरेक्टर का विजन ज़रूर है लेकिन वो टीम वर्क है। मैंने अभी इतनी मुश्किल फिल्म जो है सालम में अभी शूट करके आ रहा हूँ लाहौर में, 70% फिल्म मैंने कंप्लीट की है। वो बिल्कुल भी वन मैन शो नहीं है। वो मेरे जैसे कुछ बहुत ज़्यादा पागल मुझे एक्टर्स मिल गए, बहुत ज़्यादा पागल मुझे मेरी टीम मैंने इकट्ठी कर ली हुई है, हमने मिलके बनाई है, वो वन मैन शो नहीं था। सेकेंड, सिनेमा जो है वो ग्राउंड रियलिटी के साथ जो है ना वो जुड़ा होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको मैं या कोई भी डायरेक्टर जो भी सबज बाग दिखाए, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 50 सिनेमा है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में 2023 में जितनी फिल्में आई हैं उनका इरिस्पेक्टिव ऑफ के जो उनके मेकर्स हैं वो कितने करोड़ की कमाई के टेम्पलेट लेके बैठे हुए हैं। आपको एक्चुअली ट्रेड से मिलना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि किसने कितने पैसे बनाए हैं। मेरी साल सिर्फ एक ही फिल्म लगी है, टकसाली गेट। मुझे किसी और फिल्म के ऊपर कमेंट नहीं करना, बट मुझे एक्जैक्टली पता है, और ये बात आप ट्रेड से भी कंफर्म कर सकते हैं, यू कैन कंफर्म दिस फ्रॉम माय प्रोड्यूसर एज वेल, कि हमारी जो फिल्म है उसने बॉक्स ऑफिस से ही अपने पैसे पूरे कर लिए थे, और ओटीटी के ऊपर जो पैसे हमने बनाए हैं प्रोड्यूसर ने, वो उसका प्रॉफिट है। लेकिन ये एक मॉडल है, ये मॉडल भी इसलिए मैं जनरेट करने के काबिल हो पाया कि हमारी जो फिल्म थी वो लिमिटेड बजट में थी, और लिमिटेड बजट भी आप लोगों के हिसाब से है। मुझे लगता है कि जितने बजट में मैं फिल्म बनाता हूँ, और ये बार बार कहता हूँ, वही असल बजट है। मेरा सिनेमा अवर बजट नहीं है, लो बजट नहीं है। आप लोगों के सिनेमा जो है अवर बजट है। तो सेकंड, आपकी फिल्म का आरओआई इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि अदर देन बॉक्स ऑफिस आप कितने पैसे बना सकते हैं। आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि एयरबोर्न राइट से, सीबोर्न राइट से, ओटीटी से, सैटेलाइट से आप कितने पैसे बना सकते हैं। मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं, अभी भी लोग मुझसे आके कमेंट पूछते हैं कि जावेद इकबाल कहाँ गई, हमने उसको नहीं देखा, कहीं उसके बारे में हमने बात करनी है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरी जो लास्ट 3 फिल्में थी, शॉर्टकट एंड सुपर पंजाबी एंड टकसाली गेट, ये तीनों के तीनों जो हैं वो कैनेडियन और यूके बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छी कीमत पे खरीदी। मतलब बहुत अच्छी से मुराद है कि जितने बनी थी उससे ज़्यादा पैसों में खरीदी। क्यों? 2 फिल्में पंजाबी में बनी थी और एक फिल्म जो थी वो पंजाब के लाहौर की हीरा मंडी के बारे में थी। तो लाहौर और पंजाब को इंटरनेशनली खरीदा जा रहा है। मैं कैसे एक इन्वेस्टर को ये कहूँ कि आओ कराची पे फिल्म बनाते हैं, जबकि मेरी अपनी एक फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, जो मेरी एक्चुअली तीसरी फिल्म है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरा सबसे बेस्ट काम है एज अ राइटर डायरेक्टर, वो 2 साल से मैं लेके बैठा हुआ हूँ। मुझे उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, मुझे उसकी वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी भी एक आइडिया लेके निकलता हूँ एक उर्दू फिल्म का अच्छा सा, तो मुझे 10 लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। पंजाबी फिल्म मैंने अभी एज अ प्रोड्यूसर अनाउंस की है सूरमा के नाम से 3 दिन पहले, तो 10 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि भाई कितने पैसे चाहिए बताओ। अच्छा, अब आपने तस्करा कर ही दिया है तो ये दोनों फिल्मों पे बात करते हैं। पहले मुझे बताएं कि ये जो आपने फिल्म बनाई थी वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, ये कहाँ है, ये किधर गई? अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम कराची के बारे में एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। एक तो अच्छी बात तो ये है कि वो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ वो एक टाइम लाइन भी होती है। जैसे मेरा एज अ राइटर और डायरेक्टर बेस्ट काम जो एक फिल्म है लॉकडाउन, वो कोविड के बैकड्रॉप में बनी थी। इवन के वो गौहर रशीद का एज एन एक्टर और सोनिया हुसैन साहिबा का एज एन एक्ट्रेस भी शायद बेस्ट काम होगा। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम कराची का कुछ इस वजह से भी सुकून है मुझे कि अगर 10 साल बाद भी लगाऊंगा तो जो वतन अजीज की हालत है वो उस वक्त भी ज़्यादा रेलेवेंट लगेगी। वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आम आदमी के मसाइल से जुड़ी हुई है और बहुत खूबसूरत जुड़ी हुई फिल्म है। मुझे लगता है कि उसका कुछ हिस्सा जो है मजीद उसमें शूट होना चाहिए। उस फिल्म में गाना कोई नहीं है, एक गाना होना चाहिए। वो फिल्म में बहुत अच्छा मार्जिन है और मेरी कोशिश ये है कि उस फिल्म को मुकम्मल करके थोड़ा सा मजीद करके मैं उसको, और कुछ हमने शूट भी किया उसको,
और मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं थोड़ा अगर आप हमें बताएं कि वो फिल्म है किस बारे में, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। वंस अपॉन अ टाइम कराची जो है वो आम आदमी की एक सेलिब्रिटी पर्सन की कहानी है। इसके जो बेसिक प्लॉट है वो रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत फेवरेट। कोई इज देयर एनी चांस कि ये फिल्म रिलीज हो सकती है? कोई आप प्लान कर रहे हैं इसका? इंशाल्लाह 2025 में आपको दिखने को मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, लुक फॉरवर्ड टू इट। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और बड़ी वायरल स्टोरी डेवलप हुई थी आपकी फिल्म जावेद इकबाल के अराउंड। क्या स्टोरी है ये, हमें बताएं। ये क्यों रिलीज नहीं हुई? सेंसर बोर्ड ने किस बुनियाद पे इसको सेंसर किया है, या कोई और वजह है इसका रिलीज ना होने की? जावेद इकबाल जो है वो मेरी ही एक किताब है 2 हिस्सों में, उसका पहले हिस्से के ऊपर हमने इसको बनाया था। थैंक्स टू आयशा उमर एंड यासिर हुसैन, वो आए और वो एक बहुत ही छोटे से बजट में हमने एक कहानी को कहने की कोशिश की हमने। और वो फिल्म उसका प्रीमियर हुआ कराची में, बहुत ही धांसू किस्म का। पूरी इंडस्ट्री, जिन लोगों को मैं चाहता था कि वो देखें, उन सब ने देख ली। थैंक्स टू यासिर हुसैन और आयशा उमर, उनकी वजह से सब लोग फिल्म देखने के लिए आए। तो मेरा तो एक मकसद पूरा हो गया। अब सेकंड ये था कि पब्लिक ऑडियंस देखे कि यार ये कि कम पैसों में भी और एक कहानी कही जा सकती है, जो मेरा एक गोल था वो हम देख नहीं पाए। कराची के प्रीमियर के बाद जब हम लाहौर गए तो पता लगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस फिल्म को बैन कर दिया। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया। फिर हम कोर्ट में भी गए, एक लंबा प्रोसेस हुआ। इन द मीन टाइम तो किन बुनियाद पे उन्होंने बैन किया था? मतलब इसकी नहीं बताया उन्होंने कहा है कि हमने अपनी फिल्म को, हमने कहा फन फैक्ट ये है कि फिल्म पहले सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी, तीनों ने पास करने के बाद दोबारा बैन किया। तो उन्होंने कहा जी हमें कंप्लेन मौसूल हुई है कि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा मवाद है जिससे पाकिस्तान का जो माशरा है उसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है, इंतशार पैदा हो सकता है। तो मैंने कहा कि एक फिल्म सिर्फ प्रीमियर पे लगी है, तो अभी तो लगी, या तो फिल्म सिनेमा पे चलती 2 से 3 दिन और फिर कंप्लेन आती तो समझ में आता है। तो लगी नहीं है, एक प्रीमियर के बाद आपकी कंप्लेन कहाँ से आ सकती है? खैर उसका उन्होंने हमें जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की सेंसर बोर्ड ने। मीन टाइम फिल्म जो है वो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई एज एन ओपनिंग फिल्म। अच्छा, BFI ऑडिटोरियम में दिखाई गई। यासिर हुसैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और जो एक एहसान किया हम पे यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल की एडमिनिस्ट्रेशन ने वही किया कि इस फिल्म को उन्होंने, जब यासिर और आयशा यूके में थे, उन्होंने 8 से 9 शहरों में रिलीज कर दिया। तो वो वहाँ पे थे, तो वो जितने की फिल्म बनी थी उससे डबल पैसे तो प्रोड्यूसर को सिर्फ यूके की ही रिलीज से मिल गए। उसके बाद वो फिल्म जो है उसका नाम चेंज करके और कुछ हर वो जगह जहाँ मैंने कोई मैसेज देने की कोशिश की थी वो सारा काटने के बाद उसका एक बहुत ही रबिश किस्म का वर्जन जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा पे पंजाब में रिलीज हुआ, कोई देखने नहीं आया। और मुझे लगा कि हमने किसी को ज़्यादा प्रेस भी नहीं किया कि आप देखने आए, कि हमें पता था कि जो चीज़ हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो है ही नहीं। आपके तो 1000 रुपये आप लगाने जा रहे हैं, 200 भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी जब हुई थी और न्यूज़ पे बाकायदा कवर हुई थी, इट बिकेम एन इंटरनेशनल स्कैंडल, राइट, इंटरनेशनल स्टोरी। तो उसी की बुनियादों पे अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो वो बैन हो रही है, जबकि आप बेसिकली जावेद इकबाल जो थी वो कहानी उसके अरेस्ट होने के बाद जो उसकी सजा इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके जो साइको एनालिसिस हुआ उसके बारे में थी। तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या चीज सेंसिटिव है, मैं उस तरफ गया ही नहीं कि वो बच्चे, क्योंकि ये बात तो सबको पता थी कि वो बच्चे कैसे बुला फुसला के लाता था और उनके साथ क्या सलूक करता था। तो मैंने वो दिखाने की कोशिश ही, मैं उस तरफ गया ही नहीं, मैंने सिंपली उसके दिमाग में झांकने की कोशिश की। और हमारा जो सिर्फ मकसद ये था इस फिल्म को बनाने का कि इस आदमी को देखें, एक आम आदमी है, ये आदमी अगर आपके पास से गुजर भी जाएगा तो आप कभी पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतना भयानक सीरियल किलर हो सकता है और बच्चों को लेके इतना हो सकता है। तो इसको देखें और आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा कोई पोटेंशियल चाइल्ड रेपिस्ट मौजूद है तो उसको आइडेंटिफाई करें। ये मेरा एक अल्टीमेट गोल था। मतलब आपका मकसद ये था कि हमारी सोसाइटी में जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको उजागर करें, उनको केस को उठा के देख लें। आए दिन हम ऐसे कई केसेस पढ़ते हैं जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती में उनके ही करीबी मुलविस होते हैं। तो वो एक आइडिया था कि इसको इस तरीके से हाईलाइट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा आप हमें बताइएगा कि यूजुअली हम सारे इंडियन सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, हमारी जो इंस्पिरेशंस हैं वो भी इंडियन सिनेमा से निकली हुई हैं। तो और हम कब से सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो रहा है, पाकिस्तानी सिनेमा जो है जी लॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या वजह है कि आज तक हम वहीं के वहीं खड़े हैं और इंडियन सिनेमा एक्सेल किए जा रहा है? उनकी इंडस्ट्री उनके लिए एक प्रॉब्ली इट्स वन ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ देयर होल इकोनॉमी। तो ये क्या वजह है कि हम उस लेवल पे नहीं जा पा रहे, हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, हमारा टैलेंट जो है वो डिप्राइव्ड है अपनी जो जिसको हम कहते हैं बुनियादी तौर पे अपनी स्टेज करने से परफॉर्मेंस। तो इसकी क्या वजह है?
बहुत सी वजूहत है। सबसे अहम वजह तो ये है कि हमारे यहाँ के जो फिल्म मेकर है, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, वो टाइप कास्ट है, वो एक्सपेरिमेंट करने से डरता है। पाकिस्तान के 5 बड़े फिल्म मेकर्स के मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको पता लगेगा कि फलां आदमी की नई फिल्म आ रही है, तो फिल्म बनाने जा रहा है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि इसकी फिल्म में हीरो कौन होगा। मतलब हम मिसाल ले लेते हैं, बल्कि नाम ही ले लेते हैं, जैसे नदीम बेग साहब हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। लेकिन मुझे और आपको पता है, पूरी ऑडियंस को पता है कि नदीम बेग साहब की अगली फिल्म में हुमायूं सईद होंगे, क्योंकि पिछली सारी फिल्मों में हुमायूं सईद थे। हमें पता है कि नबील कुरैशी की जो अगली फिल्म आएगी, कमर्शियल फिल्म आएगी, उसमें फाद मुस्तफ़ा होंगे, या फाद मुस्तफ़ा जो फिल्म साइन करेगा वो नबील कुरैशी की होगी, या हुमायूं सईद जो फिल्म साइन करेगा नदीम बेग की होगी। ऐसा नहीं कि नदीम बेग और फाद मुस्तफ़ा ने, नदीम बेग और नबील कुरैशी साहब ने हुमायूं और फाद के अलावा किसी को नहीं लिया, उन दोनों ने भी किसी के साथ काम नहीं किया। सही, ठीक है, तो वो टाइपकास्ट हो गया। और फिर उनके साथ ए लिस्ट एक्टर भी आएगी, ठीक है, हमें पता है कि वो किसी भी नई लड़की के साथ हीरो नहीं आना चाहेंगे। तो ये एक तो ये हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि सिनेमा जो है उसमें हीरो और हीरोइन क्रिएट किए जाते हैं, स्टार्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप टीवी के स्टार्स को लेके आप मैजिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेजेंड ऑफ मौला जट इसलिए नहीं हिट हुई कि उसमें फवाद और हमजा अब्बासी और मायरा खान थे। फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई थी, ठीक है। अगर फवाद खान साहब की स्टार पावर है, जो कि बिल्कुल होगी, तो फिर मनी बैक गारंटी क्यों नहीं हिट हुई? उसमें भी तो मौजूद थे। तो एक अच्छी फिल्म के लिए उसका कंटेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक तो ये मसला है कि हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर जहाँ पे सनी देओल की फिल्में आती हैं, जहाँ पे अल्लू अर्जुन की फिल्में आती हैं, जहाँ पे शाहरुख खान की जवान और पठान आती है, वहाँ पे 12th फेल भी आती है, लापता लेडीज भी आती है, और राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की शक्ल में पैरेलल स्टार्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो वो तो हर एक्सपेरिमेंट में खेल रहा है। तो उनके तो मल्टीपल सिनेमास हैं, मल्टीपल सिनेमास उनका है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कोई देखने को तैयार नहीं है। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि हर वो फिल्म जिसके ऊपर जिसमें स्टार पावर ली जाती है, बड़े कास्ट ली जाती है, उसी पे हमारी पब्लिक के कमेंट्स होते हैं, अरे यार किनको लेकर आ गए, इनको देख देख के पक गया, कुछ नए लोग लेकर आओ। और जब नए लोगों को लेकर फिल्म बनाते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई इनको देखने कौन जाएगा, कुछ स्टार तो लो। तो हमारी ऑडियंस जो है ना, पाकिस्तान की ऑडियंस बड़ी दगाबाज किस्म की ऑडियंस है। इसके बस में ये बहुत अच्छी बनी फिल्म को भी रिजेक्ट कर सकते हैं और एक एवरेज फिल्म को भी चला सकते हैं। तो मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि 2024 के अंदर वाइट एक फिल्म जो है जिसने 20 करोड़ से ऊपर पैसे कमाए हैं असली वाले, वो जट एंड जूलियट 3 थी, पंजाबी फिल्म थी। कराची हैदराबाद से भी इसने बिजनेस किया, रियली थोड़ा किया लेकिन किया। 2023 में सिर्फ एक फिल्म है जिसने अराउंड 30 करोड़ के करीब पैसे कमा के दिए, वो कैरी ऑन टाटा 3 थी, वही इंडियन पंजाबी फिल्म थी। So there is no given formula कि जी अगर हमने इंडस्ट्री को अपनी बेहतर करना है या उस लेवल पे लाना है जिस पे आज इंडियन सिनेमा है, तो हम ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, एक फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है जिसको मैं कोशिश करता हूँ अडॉप्ट करने की। वो ये है कि मैं हर एक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ सिनेमा आपकी जो मार्केट की फीस है उससे आधे से आधे पैसों में आ जाए। एंड बिलीव मी, मुझे आज तक किसी एक्टर ने रिफ्यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैं बहुत बड़े, मेरी जो टीम है, मेरी टीम में जितने लोग हैं वो बेस्ट लोग हैं मार्केट के, चाहे मेरा प्रोडक्शन डिजाइनर है, चाहे मेरा डीओपी है, चाहे मेरा गैफर है, चाहे मेरा फोकस पुलर है, चाहे मेरे मेकअप के लोग हैं। लेकिन वो जो मार्केट में कमर्शियल्स में या नॉर्मली काम में जो पैसे चार्ज करते हैं वो सादे सादे पैसों में आते हैं। समहाउ मैं जो फिल्म बनाता हूँ 2 करोड़ रुपए में, वो एक्चुअली 5 करोड़ की ही फिल्म है, लेकिन मैं वो जो मार्केट में लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं मैं उनसे आधे से आधे पैसों में ले आता हूँ, सिनेमा की कसम देके। क्या सिनेमा के लिए आ जाए यार, ठीक है। अच्छा, मेरे साथ काम करने में एक्टर्स इसलिए राजी हो जाते हैं खुशी खुशी कि भाई इसको अपनी लाइफ के कुछ 15, 20, 25 दिन दे दो, ये आता है, वर्कशॉप करता है, लेके जाता है, बनगो में फिल्म शूट करता है, 3 महीने बाद सिनेमा पे ले आता है। तो एक इमेजिन कर लें कि आपने एक फिल्म बना, मैं अपनी जान गवा दी और उस फिल्म को 4 साल में शूट हुआ, 1 साल लग गया बनने में, फिर फिल्म को सिनेमा में आने में 3 साल लग गए, तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट ही खत्म हो चुकी है। अब आप सिर्फ प्रीमियर के ऊपर आते हैं। मैंने समहाउ मैं अपने एक्टर्स की जो एनर्जी है और उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट है विद द फिल्म, वो मैं कायम रखता हूँ कि भाई आ जाओ, फिल्म बनाएंगे, 3 महीने में फिल्म सिनेमा पे लगाएंगे, जो मैं हमेशा करता हूँ। अगर मेरी कुछ फिल्में सिनेमा पे नहीं लगी हैं
या तो वो बैन हुई है या फिर वो प्रोड्यूसर की कॉल थी कि वो फिल्मों को लेके बैठा। तो आपका कहना है कि गो टू मार्केट टाइम जो है फिल्मों का वो कम करने की जरूरत है हमें। बिल्कुल है, और उसके लिए बड़े से बड़े एक्टर भी तैयार है, रेडी है उसमें। बिल्कुल तैयार है। दूसरी बात ये है कि आपको बड़े एक्टर की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने अभी सालम बनाई है, तो सालम के अंदर जो हमारी जो लीड हीरोइन है वो आमना इलियास है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या आमना इलियास क्यों चाहिए आपको, क्योंकि टू मी एज अ राइटर डायरेक्टर वो इस कैरेक्टर के लिए बहुत सुटेबल थी। जिस किस्म के एक्शन और स्टंट्स मुझे करने थे वो विलिंगली तैयार होगी। इवन कि उन्होंने फिल्म के एक्शंस के लिए बॉडी डबल तक भी इस्तेमाल मुझे नहीं करने दिया, वो सारे स्टंट्स उन्होंने खुद किए, उन्होंने चोटें भी खाई बड़ी। बट मुझे लगता है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी एक नया हीरो मैं इंडस्ट्री को देने जा रहा हूँ। और जब मेरे फिल्म का सालम का टीजर ट्रेलर आएगा तो आप इसको देखिएगा जाके। वो जितनी एनर्जी मुझे एक हीरो के अंदर चाहिए थी, मुनीब भट्ट के लिए फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, एक ड्रामा नहीं था, उसके लिए ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने उसको एक ऐसा कैरेक्टर दिया जिसने उसको बहुत एक्साइट कर दिया। मैं हमेशा एक्टर से कहता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इज्जत है और वो कैरेक्टर है जो आपको और नहीं देगा। यानी आप कंपेल करने की जरूरत है आर्टिस्ट को, दे कैन इजीली बी कंपेल्ड टू डू गुड वर्क विद लेस बजट। और ऑडियंस जो है हमारे डिम्बिट नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो सवाल ये है कि एक्टर को आप कैसे कंपेल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, या तो आप उसको पैसे देंगे जो मार्केट रेट से थोड़े से ज्यादा, तो आपके साथ काम कर लेगा, या फिर उसको आप ऐसा कैरेक्टर देंगे कि जो उसको कहीं और नहीं मिलेगा। जावेद इकबाल में जो यासिर हुसैन ने पैसे लिए, जो आयशा उमर ने पैसे लिए, वो एक्चुअली वो जो इंस्टा की पोस्ट लगाते हैं उससे वो ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर वो तो जावेद इकबाल का जो कैरेक्टर था वो इतना पावरफुल था, वो यासिर हुसैन को करना ही था, वो कैसे रिफ्यूज करता। So that means the actor fraternity or actress fraternity is ready to do the experiment. आप उनको दे तो सही, आप उनके पास एक घिसी पिटी रोम कॉम लेके जाते हैं, शादी की फिल्म, बेसिकली हम लोग शादी की फिल्में बनाते हैं, ठीक है, छोटी बड़ी के ऊपर आप एक शादी की फिल्म लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि अपने पैसे आधे कर लो। कहता भाई अगर शादी की फिल्म ही करनी है तो फिर मैं आप पैसे आधे क्यों करूं। सही बात है, आप दें उनको एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। ठीक है, अब ये बताएगा, अभी आपकी 2 फिल्में आई हैं राइट जी, मौला जट एंड सलाम, मैंगो जट एंड सालम। तो ये व्हाट इज द स्टोरी लाइन अबाउट दीस 2 मूवीज? मैंगो जट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी एक्शन फिल्म है। और आप पंजाबी हैं, चाहे आप जलंधर में बैठे हैं, अमृतसर में बैठे हैं, अंदरून लाहौर में बैठे हैं, गुजरांवाला में, अमेरिका में बैठे हैं, आप उस कहानी में खो जाएंगे। ठीक है। और आपके अंदर एक, आप 6 साल के हैं या 60 साल के हैं, अगर आपके अंदर एक बच्चा मौजूद है तो मैंगो जट आपके लिए है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैंगो जट पंजाबियों के लिए फिल्म है। वो अगर आप पंजाबी हैं तो आप इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे। सालम जो है वो एक एक्शन पैक्ड, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग थलग किस्म की फिल्म है। पाकिस्तान में ऐसी फिल्म पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं की है। ठीक है। तो सालम के लिए आपको पंजाबी होना जरूरी नहीं है। सालम को आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप तमिल, तेलुगु या कोरियन या स्पेनिश सिनेमा को ट्रीट करते हैं, कि आप अगर सबटाइटल के साथ भी फिल्म को देखेंगे तो आप उसको बहुत समझ आ जाएगी, आप उसको एंजॉय करेंगे। बोथ ऑफ दीज आर पंजाबी, बहुत पंजाबीज। उसकी रीजन ये है, मैं अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर अपने पैसों की रिकवरी चाहता है। मेरे पास उनको उर्दू फिल्म की रिकवरी नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। जो है, जो लोग भी कह रहे हैं कि उनकी फिल्मों ने इतने पैसे बनाए, वो बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, शायद बाद में लोगों को, ऑडियंस को। तो पंजाबी सिनेमा में रिकवरी है आपकी। बल्कि जो मेरा मॉडल है फिल्म बनाने का, इतने पैसों में फिल्म बनाए कि आप प्रोड्यूसर को, और मैं हमेशा ये कहता हूँ एक्टर्स के बारे में होता है कि एक एक्टर को आपने एक फिल्म में ले लिया तो उसी एक्टर को आपने रिपीट किया तो उस एक्टर की जीत है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि एक प्रोड्यूसर ने मुझसे लेके फिल्म बना ली तो प्रोड्यूसर रिपीट होने चाहिए। और रिपीट कैसे होंगे? जब आप एक फिल्म से उसको पैसे रिकवर करवा देंगे। एज अ डायरेक्टर ये मेरी जॉब नहीं है कि मैं उसको ROI रिकवर करा के दूं। मेरा काम, मेरा जॉब है एक अच्छे स्क्रिप्ट के ऊपर एक अपने सारे रिसोर्सेज और टीम के साथ मिलकर एक अच्छी फिल्म बना के उसके हवाले कर देना। लेकिन ये तो मैं कर सकता हूँ ना कि फिल्म को ओवर बजट ना लेके जाऊँ। वो जो हमारे यहाँ 5 दिन के शूट करवाने के बाद हमारे यहाँ जो एक अंदर का जो क्रिस्टोफर नोलान हम बाहर निकालते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज़ मिलेगी तो शूट होगा, ये चीज़ यूँ होगी तो शूट होगा, उसके बगैर भी शूट हो सकता है। ऐसे पूरी दुनिया जुगाड़ पे चल रही है और हमारा तो मुल्क भी जुगाड़ पे इंटरस्टेलर नहीं बना सकता है। तो मैं ये कहता हूँ जब पूरी दुनिया जुगाड़ पे चल रही है और हमारा मुल्क तो वैसे ही जुगाड़ पे ही चल रहा है तो क्यों ना फिल्में जुगाड़ पे हो रही है।
ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं, कभी हम वी हैव बीन नोटिसिंग कि पंजाबी सिनेमा एकदम से बूम इन पंजाबी सिनेमा, स्पेशली हमने मौला जट देखी है। मौला जट डिड अ वेरी गुड बिजनेस एंड कवर्ड अ वेरी लार्ज ऑडियंस। और मैं एक तासुर हमें ये मिल रहा है कि पंजाबी फिल्में सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, उसकी ऑडियंस फॉरेन भी है, इंक्लूडिंग इंडियन ऑडियंस एज वेल। तो ये रीजनल सिनेमाज जो ग्रो कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब तक महदूद है, या वी कैन सी दिस चेंज और रिफॉर्म इन पश्तो सिनेमा और मे बी इन सिंध? पश्तो में, सिंधी में बिल्कुल नहीं है। पंजाबी सिनेमा जो है वो अब एक ग्लोबल सिनेमा है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उस साइड के ऊपर जिसको वो चढ़दा पंजाब कहते हैं, उसमें दिलजीत दोसांझ, वो ही इज बिगर देन बॉलीवुड नाउ। तो सोनम बाजवा से लेकर वामिका गिब्बी, आप उठा के देखते हैं, वो लोग पंजाबी आर्टिस्ट हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग कल्ट बनती जा रही है। सेकंड, आपका जो सरदार बैठा हुआ है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जो एक्चुअली फिल्म देखता है बालों की तरह, पूरी फैमिली के साथ जाकर देखता है, कोई फिल्म नहीं छोड़ता, उसके लिए लाहौर बहुत ही मुकद्दस जगह है। उसके लिए जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनसे बड़े स्टार्स उनके नज़दीक इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चनियोटी, सलीम अली बेला, गुलजार मसरूरी, सुहेल अहमद साहब हैं। जी बिल्कुल। तो आपके पास इतना बड़ा आर्टिस्ट मौजूद है जिनको आपने टीवी पे बिठा के रखा हुआ है शोज के ऊपर से जुगतियां मारने के लिए। एक्चुअली इनके नाम पे वहाँ पे टिकट बिकता है। बिल्कुल। तो आप इसको कैश करवाएं, किस तरीके से करवा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ग्राउंड रियलिटीज को मानने को तैयार नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से इंडियन पंजाबी फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर्स को, थिएटर के एक्टर्स को लिया जा रहा है और वो फिल्में पैसा बना रही हैं, यूके कनाडा में शूट होती हैं। क्या किसी ने अभी तक ये जहमत गवारा की कि यहाँ से यूके कनाडा में जाए और पंजाबी फिल्म बनाए इंडियन एक्टर्स को लेके? वो आपके एक्टर्स को लेके 200-300 करोड़ रुपए छापना शुरू हो गए। आप वैसे भी उठ के वहां जाके, कितना मुश्किल है आपके लिए हरीफ फारूक के साथ हरीश वर्मा को कास्ट करना, महबूब शयाद के साथ गिप्पी गरेवाल को लेकर, या फवाद खान के साथ सोनम बाजवा को कास्ट करना। लेकिन वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो मर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए। वो बार बार कहते हैं अपने इंटरव्यूज में, आप ये इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। गारंटेड 100 करोड़ है आपका। आप फवाद खान के साथ टीम अप करें सोनम बाजवा को। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो पंजाबी खास तौर पे कॉमेडियंस हैं, आई हैव सीन कपल ऑफ प्लेसेस वेयर बॉलीवुड एक्टर्स हैव एडमिटेड द फैक्ट कि उन्होंने उनसे सीखा है। Exactly. और दे हैव ह्यूज पोटेंशियल, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी ये जो प्रोग्रेस चल रही है, जो पंजाबी फिल्म हमारी रीजनली लेवल पे हिट हो रही हैं, फॉरेन लेवल पे हिट हो रही हैं, तो इससे इस चीज़ को ट्रैक्शन मिलेगी? हमारा सिनेमा ग्रो करेगा इससे? देखिए, सिनेमा तो क्या ग्रो करेगा? अगेन नंबर 1, बॉलीवुड फिल्में चलनी चाहिए। इसके लिए हमें मोदी जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, नंबर 1, और नून लीग कर सकती है, उनके पास ये है। सेकेंड मसला ये है कि हमारे यहाँ एक हिट फिल्म को कैश करवाने के बाद ऑडियंस की एपेटाइट कहते हैं उसका, एपेटाइट को फिल करने के लिए हमारे पास अगली फिल्म नहीं होती। यानी कि जवान के बाद पठान आ गई, पठान के बाद टिंकी आ गई, फिर उसके बाद मतलब सीरीज ऑफ स्त्री आ गई, स्त्री के बाद आपके एनिमल आ गई, एनिमल के बाद स्त्री आ गई, स्त्री के बाद अभी आपने पुष्पा 2 दे दी। तो ऑडियंस को हर महीने एक मासी कमर्शियल फिल्म दे देते हैं जो आपको 1000 करोड़ का इंजेक्शन दे रही है बॉलीवुड की इंडस्ट्री को या सिनेमा इंडस्ट्री को। हमारे यहाँ मौला जट जैसी फिनोमिनल सक्सेस को कैश करवाने के लिए हमारे पास अगली फिल्म ही नहीं थी। जैसे ठीक है, इस वक्त अगले साल सिर्फ एक आदमी है जिसके बाद 2 बड़ी मासी कमर्शियल पंजाबी फिल्में, वो दोनों मेरी। तीसरी फिल्म ही नहीं। अगर तीसरी फिल्म है तो मुझे बता दें। तो आप वही वाला प्रॉब्लम है ना कि मासेस को जब हम सिनेमा में नहीं ला रहे तो हम फिल्म लाएंगे किसके लिए? अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है कि मासेस आपका एक तो फुटफॉल बनाते हैं, लेकिन मासेस आपके व्यूज भी जनरेट करवाते हैं। जैसे मेरी शॉर्टकट है और सुपर पंजाबी है, वो मासेस ने शायद नहीं देखी सिनेमा पे जाके, ठीक है, लेकिन वो ओटीटी के ऊपर जितने में बनी थी उससे ज्यादा पैसों में बिक गई। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि इन एक्टर्स को लेके, जैसे सुपर पंजाबी जो है वो केबल वन एक कैनेडियन बेस्ड पंजाबी ओटीटी है, नया लॉन्च हुआ है, उसने खरीद ली। उसको एग्जैक्टली पता है कि वो उनकी जो कैंपेन है ना, उनकी कैंपेन बड़ी मजे की है। उस कैंपेन में वो जिक्र ही नहीं कर रहे कि दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अबू लिया, ठीक है, या इस फिल्म के अंदर मोहसिन अब्बास हैदर जैसा
खूबसूरत एक्टर है और साइमा बलोच जैसी हसीन अदाकारा है, नहीं, वो सिर्फ इस चीज़ को बेच रहे हैं कि पहली बार हम आपको नासिर चंचोटी, इफ्तिखार ठाकुर, सलीम अलवेला, गोगा पसरूरी, फलाना ढिमकाना, हम सारे एक्टर, कैसर भी है, हम आपको एक फिल्म में दिखा रहे हैं। बिल्कुल लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अच्छा, इनकी तो अपनी ही बड़ी फैन फॉलोइंग है। आई इवन ऑफन वॉच इंस्टाग्राम पे गोगा पसूड़ी और सलीम अलवेला की जो जुगतें चल रही होती है, इट्स अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, और एक बड़ी ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान। तो ओटीटी का आपने तस्करा किया, मुझे ये बताएं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से, क्योंकि अब तो 4-5 आ चुके हैं पाकिस्तान में, माइको भी है, टेपमैट भी है, कपल ऑफ अदर्स एज वेल, कितना एडवांटेज मिलेगा हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट हमारे आर्टिस्ट को, हमारे टैलेंट को, या हमारे जिसको आप कह लें कि इकोनॉमी को, इससे कितना एडवांटेज मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग इसके पीछे हैं, उन लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है। मतलब आप सोचें कि इंडियन जो ओटीटी की दुनिया खड़ी है, या इंडियन जो डिजिटल मीडिया खड़ा है, वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन ने खड़ा नहीं किया है। द वायरल फीवर, टीवीएफ, आप जितना आज लोग पंचायत को देखते हैं, पंचायत को सराहते हैं, या कोटा फैक्ट्री को सराहते हैं, कितने लोगों को पता है कि यूट्यूब के ऊपर जो पहला इनका सीजन था परमानेंट रूममेट्स का, फ्री में अवेलेबल था, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुंच गए। प्रॉब्लम ये है कि टैपमैट और माइको या इस किस्म के जो इदारे हैं, इनके पास कोई फार्मूला ही नहीं है। ये हमेशा टैपमैट ने अगर एक वेब सीरीज भी प्रोड्यूस की तो मायरा खान को दी है उन्होंने, ठीक है, जिसको जरूरत ही नहीं है आपकी यू नो दैट वो रिच है। पॉइंट ये है कि आपका यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जो हजारों की तादाद में जो नया लड़का लड़की रुल रहा है फिल्म मेकिंग, पैशनेट है, आप उनको चांस ही नहीं दे रहे। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना किसी प्रोडक्शन हाउस के पास है, और फिर ओटीटी तो खड़ा ही नए लोगों के ऊपर है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मिर्जापुर आने से पहले, मतलब मिर्जापुर के ऑन एयर होने से पहले अली फजल क्या था, मुन्ना भाई, यही लोग थे। एक आदमी जो कॉमेडियन था, एक आदमी जो रोमांटिक हीरो था, आपने दोनों को लिया और आपने इंडियन डिजिटल और ओटीटी की हिस्ट्री के सबसे बड़े आपने एंटी हीरो और अपने एंटागनिस्ट क्रिएट किए। बिल्कुल, ठीक है, तो उस वक्त तो बिल्कुल न्यू थे। तो ओटीटी के पास तो मार्जिन है एक्सपेरिमेंट करने का, ओटीटी ही एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। क्या टैपमैट और माइको ने कोई इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि हम जो है एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं इंडस के और इकरा के और नापा के 10 बेस्ट फिल्म मेकर हम लेंगे और हम वेब सीरीज बनाएंगे, अच्छा स्क्रिप्ट हमें दे दें, अच्छे हो, आपको ऐसा एक्टर है नापा में, आर्ट्स काउंसिल में, खुदा ना थिएटर पे जाके तो देखिए आप हिल के रह जाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से तो ओटीटी को नर्सरीज लगानी चाहिए इन जगहों पे, और यहाँ से टैलेंट नहीं, उनको भी मायरा खान चाहिए। भाई ओटीटी वाले सुन लें जी, आपने नए टैलेंट को जो है वो मतलब मायरा खान इज मायरा खान है, ठीक है, मायरा है, हम जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपको तो कुछ हो रहा है ना, आपको तो नए टैलेंट को लेके आना था। टैलेंट कैसा है हमारा? नया टैलेंट आ रहा है, जैसे आप अभी काम कर रहे हैं 2 यूनिवर्सिटीज के साथ, नापा है यहाँ पे, तो ये टैलेंट कैसा है हमारा? मेरी जो फिल्म सालम है, सालम को मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने पहले ज़रार बनाई थी, तो मैं वहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ। मैंने मैंगो जट की जो शूट की थी वो ISE में की थी, लाहौर का इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। अब मैं उनके साथ एक हॉरर कॉमेडी प्लान कर रहा हूँ। तो क्या क्या लोग हैं, क्या क्या लड़के लड़कियां हैं, आपको सिर्फ उनकी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है, आपको सिर्फ उनको थोड़ा सा बताना है कि ये भी सिनेमा है। आप यकीन कर लें कि ये लोग काम करना जानते हैं, ये लोग मोबाइल फोन से भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और आपको ये जो एक आपने बना लिया है ना टैबोस के, एलेक्सा मिनी होगा और अल्ट्रा प्राइम लेंस होगा और 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का 2 ट्रक भर के लाइट आएगी, और आपके पास 2 A-लिस्ट एक्टर्स होंगे जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, तभी आप फिल्म बना पाएंगे। इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है। मेरी जो फिल्म शेनो गए है, जो कि लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट फिल्म के तौर पे नॉमिनेट हुई, और उसमें जो लड़की थी जिसने पहली बार कैमरा फेस किया, मरीना सैयद, वो बेस्ट एक्टर नॉमिनेट हुई। वो फिल्म टोटल 16 लाख रुपए बनी थी। तो 16 लाख रुपए में भी एक फिल्म बना के एक ऐसे कैमरे पे जो सिनेमा कैमरा नहीं है, और ऐसे एक्टर्स के साथ जिन्होंने जिंदगी में पहली बार कैमरा फेस किया, मैंने फिल्म उठा के सिनेमा पे लगा दी। तो 16 लाख की फिल्म थी, तो उसने अपने पैसे पूरे कर लिए। बेहतरीन है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग कि आप जैसे डायरेक्टर अगर मौजूद हैं तो नए बच्चे जो हैं दे कैन फाइंड अ प्लेटफॉर्म और दे कैन एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट देयर टैलेंट एज वेल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम OTT का तस्करा कर रहे थे, आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप अभी एक फिल्म शूट कर रहे हैं फोन पे, वी क्या स्टोरी है, जरा इसके बारे में बताइए। मुझे लगा है कि जो है ना
अब तो मेरे पास बहुत ही अच्छे बजट की फिल्में आनी शुरू हो चुकी हैं। और वो जो मैं कहता था कि जो बजट बाकी फिल्म मेकर्स को मिलता है, जब मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने शनोगे भी इसलिए बनाई थी कि मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर दे रहा था और किसी ने कहा कि ये जो आपका भाषण है कि फिल्म जो है वो पैशन से बनती है और पैसों से नहीं बनती, एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें बिल्कुल नॉन एक्टर्स हों और एक ऐसा कैमरा हो जिसपे ना हो। तो मैंने उसमें बनाई एक ऐसे एक्टर्स जिन्होंने जिंदगी में कैमरा फेस नहीं किया, एक ऐसे कैमरे के ऊपर जिस पे आज तक फिल्म नहीं बनी, और मैंने एक फिल्म बना ली एक आइडिया के ऊपर। इसी तरह अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी 3-4 दिन पहले ही डैनी बॉयल की फिल्म 28 Years Later का ट्रेलर रिलीज हुआ है, iPhone 15 Pro पे बनी है। अच्छा, iPhone 15 Pro Max के ऊपर डैनी बॉयल फिल्म बना रहा है। मेरे और आपके पास क्या एक्सक्यूज है? इस वक्त जो iPhone 16 Pro Max है ये बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं, मैं सिर्फ चाहता हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मेरे पास ऑलरेडी हैं प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो जो हजारों की तादाद में जो लड़के लड़कियां जो एलेक्सा और उसके पीछे भाग रहे हैं और बड़े एक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नहीं ब्रो, तेरे पास आईफोन है और तेरे पास 4 थिएटर के मंजे एक्टर हैं और तेरे पास एक कहानी है जिसपे तू बिलीव करता है कि ये लोगों को बतानी चाहिए, क्यों करने का फिल्म एब्सोल्युटली नहीं चाहिए तुझे वर्ल्ड वाइड रिलीज। सो एनीबॉडी विद अ गुड कैमरा, गुड फोन एंड गुड टैलेंट मैं कैन बी अ फिल्म मेकर। जी, मैं यस व्हाई नॉट, मैं टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती। आपके सिनेमा में 2K चाहिए, आईफोन आपको 4K दे रहा है, ProRes दे रहा है, अच्छी ग्रेडिंग कर लें, अच्छी थोड़ी सी 3-4 लाइटें एक्स्ट्रा लगा लें, आपका काम हो जाएगा। कहानी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं आईफोन पे फिल्म बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और आई मीन द न्यू टैलेंट, जैसे आप बात कर रहे हैं, आई केम अक्रॉस वाला टैलेंट, तो वो बड़ा शदीद इंटरेस्टेड और बड़ा वेरी टैलेंटेड, कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग दे कैन एक्चुअली डू इट ऑन द मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जरा मेरी कोई नोबडी, मेरी कोई इतनी वर्थ तो है नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर, या मेरी कोई से भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप जब एक इंडस्ट्री में सब लोग बातें कर रहे हो ना, तो एक आदमी अगर सिर्फ काम कर रहा हो, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना बुरा काम कर रहा है, कितना एवरेज कर रहा है, लेकिन वो काम तो कर रहा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे पास बहुत से पैशनेट फिल्म मेकर्स आते हैं, दोस्त आते हैं, लड़कियां लड़कों से मिलता हूँ, मजे के लोग हैं। मैं कहता हूँ ब्रो, वो जो तू चाहता है ना, तूने एक आइडियल फिल्म बनानी है, वो क्यों तू चाहता है कि तेरी पहली फिल्म हो? क्या तेरी पहली फिल्म तेरी आखिरी फिल्म होगी? नहीं, तो बनाओ ना, बनाते जाओ, सीखो। हर फिल्म आपको सिखाती है, और इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप एक बहुत अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट, उससे एक एवरेज शूट की हुई फिल्म बेहतर होती है, और एक एवरेज शूट की हुई फिल्म से एक बिलो एवरेज मुकम्मल फिल्म बेहतर होती है जो सिनेमा पे लग जाए। आप उस वक्त तक फिल्म मेकर नहीं है जब तक आप अपनी फिल्म को, मैं कराची में रहता हूँ, मेरे लिए सबसे आसान था ड्रामा करना, और ड्रामा इंडस्ट्री है, और जितनी स्पीड से मैं काम करता हूँ, मैं तो मतलब एक समझे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाती। हर महीने मैं एक प्रोडक्शन हाउस पकड़ता और मैं 2-2 महीने में सीरियल पे सीरियल करता रहता। लेकिन वो जो एक है, जो यकसानियत है उसके अंदर कि आ गए आप, फ्रेश हो जाए, मैं चाय बना के लाती हूँ, मुझे लगा कि मैं उसके लिए नहीं बनाऊँ, तो मैं सिनेमा की दुनिया में आया। आपको पता है कि सिनेमा सबसे मुश्किल है, क्योंकि सिनेमा में आपका बॉक्स ऑफिस आपको जज करता है, पैरामीटर नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें आप जावेद इकबाल को एवेल्युएट कर सकें कि जावेद इकबाल एक फिल्म जो 52 लाख रुपए में बनी थी और वो फिल्म पाकिस्तान में बैन हो गई, और उसकी वजह शोहरत ये है कि वो फिल्म यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत के लाई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो 52 लाख रुपए कहाँ गए, रिकवर हुए नहीं, तो नहीं बता पाए हम लोगों को, कि वो प्रोड्यूसर नहीं बता पाया, मैं नहीं बता पाया कि नहीं ब्रो वो ट्रिपल हो गए, 1.5 करोड़ रुपए कमाया प्रोड्यूसर ने, अभी फिल्म की OTT रिलीज रहती है, ठीक है। टकसाली गेट और सुपर पंजाबी और शॉर्टकट जितने बजट में बनी, उतने ही बजट में या थोड़े से प्रॉफिट के साथ सिर्फ OTT पे भी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आप अपनी सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, उसको आप हाईलाइट नहीं कर सकते, तो आप इंस्पायर कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा, उसके पीछे वजह ये है कि जहाँ पे सक्सेस, एक तो ये है कि आपकी फिल्म में पैसा बना रही है और एटलीस्ट पैसे पूरे कर रही है, और आप लोगों को बता नहीं पा रहे, वो इतना डेंजरस नहीं है। डेंजरस ये है कि आपकी फिल्म 1 रुपया नहीं बना रही है, या आपकी फिल्म लॉस में जा रही है, और आप कहते हैं कि हमारी फिल्म ने इतने करोड़ बना लिए, करोड़ कर लिए, ठीक है। हमारी इस फिल्म के से इस बार अभी किसी पब्लिकेशन ने इस साल की जो फिल्मों की रेटिंग जारी की है 2024 में रिलीज होने वाली फिल्मों की, और उसमें वो बॉक्स ऑफिस जो उन्होंने क्लेम किया उसके ऊपर है। मैं कुछ बड़ी फिल्मों की बात नहीं करता, उसमें 2 फिल्में ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली सिर्फ एक दिन चली और सिनेमा से उतर गई,
और उनका भी बॉक्स Really? ऑफिस जो क्लेम किया हुआ है हमसे ज़्यादा क्लेम किया हुआ उन्होंने। और मुझे लगता है कि इससे आप मुझे या मेरी फिल्म को, टकसाली गेट को आप डैमेज नहीं कर रहे, आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। आप पब्लिक जो है मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना, उसको या कोई भी पब्लिक है, उसको धोखा दिए जाना पसंद नहीं है। तो इमेजिन कर लें कि एक फिल्म सिनेमा पे लगी है और आप उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं और आपको नहीं आइडिया कि ये पेड रिव्यूज़ हैं, और आप टेम्पलेट देखते हैं फिल्म मेकर का कि इस फिल्म ने 3 दिन में 5 करोड़ कमा लिए। आप कहते हैं रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, 5 करोड़ भी कमा लिए, कुछ तो होगा, आप देखने चले जाते हैं। और वो जो आपको लगता है, जो हमारे यहाँ ना कुछ तरफ ऑडियंस भी ठीक गालियाँ निकाल रही है हमें कि यार बताते कुछ हो, बेचते कुछ हो, वहाँ देखने जाओ तो कुछ और निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऑडियंस को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे, लेकिन ऑडियंस को ये कहने के लिए कि आप पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, हमें खुद अपने सिनेमा के साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। जितने बजट में बनाते हैं वो बताएं, प्रोड्यूसर को बताएं कि ये फिल्म जो मैं आपसे 8 करोड़ से 10 करोड़ में बनवाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं 4 करोड़ में बना सकता हूँ, लेकिन 4 करोड़ में बनाने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अभी पंजाब में फिल्म बना रहा हूँ, सिंसियरिटी चाहिए आपको, लोग सिंसियर। मैं पंजाब में फिल्म बना रहा हूँ, अभी सालन करके आया हूँ, तो वहाँ पे ये जिक्र चल रहा था। मैंने कहा ब्रो, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ग्रुप में सबको जगाता हूँ, 5 बजे मैं निकल पड़ता हूँ अपनी लोकेशन के लिए। हम 6 बजे तक नाश्ता करते हैं। जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो हमारा कैमरा रेडी होता है, हमारे एक्टर रेडी होते हैं। ए लिस्ट एक्टर सुबह 5 बजे उठ के सेट पे आ जाते हैं। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सबसे पहले सेट पे आता हूँ, सबसे आखिर में जाता हूँ। अब हम एक काम कर रहे हैं एक नजरिए के तहत। एक आदमी 12 बजे उठ के सेट पे आता है और वो 2 बजे आके सीन लिखना शुरू करता है फिल्म के ऊपर, और उसको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे उसको जवाब नहीं देना। ठीक है, मेरा जो सिनेमा है वो मेरा सिनेमा है, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। आप मेरे किसी भी प्रोड्यूसर से बात करके देख लें, चाहे वो इफ्तिखार ठाकुर साहब है, चाहे वो हरीफ फारूक है, चाहे वो अवैस रऊफ साहब हैं, चाहे वो आयशा उमर हैं, इससे पहले जितने भी प्रोड्यूसर रहे हैं, वो आपको 2 बातें बताएंगे कि फिल्म की बनने से पहले इसने जितना बजट दिया था, इसने उतने बजट में फिल्म बना के दी, और फिल्म की शूट पे जाने से पहले इतने जितने दिन का कहा था, इसने उतने दिन में फिल्म बना के दी। तो ये अच्छा, ये आपने अच्छे डायरेक्टर के तकाजे तो बता दी। हु इज अ गुड प्रोड्यूसर? आपने बड़े बड़े नाम लिए हैं, अभी आपने इतने सारे नाम लिए हैं, और अवैस रऊफ के साथ भी आपने काम किया है। तो अच्छा प्रोड्यूसर क्या होता है? व्हाट शुड अ डायरेक्टर लुक इनटू प्रोड्यूसर चूज करने से पहले कि यार मैंने इसे असल बनानी है कि नहीं बनानी है? अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो प्रोड्यूसर चूज नहीं किया जाता है, प्रोड्यूसर घेरा जाता है। तो मैं रिसेंटली 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे लाहौर में 2 लोग थे जो फिल्म बनाना चाहते हैं, ये बना रहे हैं अभी। एक अवैस रऊफ साहब थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन है, सालम बनाई है, और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, उमर हबीब उनका नाम है। उमर हबीब जो है वो फार्मा का बिजनेस उनका, और वो अभी 2 फिल्में उन्होंने अनाउंस की हैं, उनकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रही। तो मैं दोनों के साथ राब्ते में था। फ़र्क ये था कि उमर हबीब जो हैं उनके पास एक खाका था, एक स्केच था, एक कहानी थी, और उस कहानी में कौन कौन हो सकता है वो था, और ये कहानी कैसे बनेगी, टीम क्या होगी, चीज़ें क्या होंगी, वो ये सारा कुछ वो कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये सब फैसले डायरेक्टर को करने चाहिए, और रऊफ साहब ने जॉनरा डिसाइड किया, और मैंने उनको कहानी दी, मैंने उनको बजट दिया, मैंने उनको कास्ट बताई, और उन्होंने कहा कि आई ट्रस्ट योर विजन, आई ट्रस्ट यू, अब आप जाएं और मुझे फिल्म बना के दें। वो आदमी एक दिन भी शूट में नहीं आया, और मैंने फिल्म बना ली। ठीक है, अब मुझे उनको मेरे पे इतनी बड़ी एक ऐसा प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाने के प्रोसेस में आपके साथ हो, रोजाना सेट के ऊपर आए, वो किसी भी डायरेक्टर के लिए आइडियल होता है, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी कोई नहीं होती। आपके सामने हो रहा था, आपने मुझे रोका नहीं। एक ऐसा प्रोड्यूसर जो आपसे कहता है कि भाई ये मेरा अकाउंटेंट है, ये मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, इससे जो पैसे चाहिए एज पर आपको मिलते रहेंगे, जाओ मुझे फिल्म बना के दिखाओ तुमने जो दावे किए हैं। वो है आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज कि आप कहते हैं भाई अगर आप करप्ट है तो आप कहेंगे मुझे तो दिहाड़ लगाने की छुट्टी मिल गई, लेकिन अगर आप एक्चुअली इस मार्केट में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आएगा सिनेमा पे अपने फिल्म देखने के लिए और क्या कि आपने तो बड़ी बातें की थी, आपने क्या बना के दिया। तो सालम में मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मैंगो जट में इसलिए मेरे पे कम जिम्मेदारी है कि हरीफ फारूक जो थी एज अ प्रोड्यूसर, इससे पहले बहुत मेगा बजट फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी थी, और वो प्री से लेकर कास्टिंग से लेकर शूट से लेकर बहुत एक स्टेप में इन्वॉल्व रही। हमने जो भी डिसाइड किया वो म्यूचुअली डिसाइड किया। तो अगर ये फिल्म हिट होती है तो क्रेडिट दोनों को जाता है। अल्लाह ने करे अगर ये फिल्म लोग को इतनी पसंद नहीं आती जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत आएगी, तो उसमें भी हम दोनों एक ही जिम्मेदार होंगे। तो ये एक है। तो आइडियल प्रोड्यूसर मुझे लगता है वो होता है जो मैनेजरियल सारे फैसले हैं प्रोडक्शन के, वो सारे अपने जिम्मे लेता है,
और डायरेक्टर को वो आज़ाद कर देता है और कहता है कि ब्रो तू क्रिएटिव अपना काम पकड़ और तू मुझे बेस्ट फिल्म बना के दे। तो मुझे लगता है वो एक तो आइडिया। ये तो आइडियल प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ तो प्रोड्यूसर कहते हैं पैसा दे दिया हुण मैनू प्रॉफिट दे देना, बस खत्म। मुझे लगता है कि मैंने पहले कह दिया कि वो फिर डायरेक्टर नहीं है जो ये, हाँ एक जैसे मैंने 16 फिल्में बना ली हैं और मेरी फिल्में सिनेमा में रिलीज होती हैं और एक मैं राब्ते में रहता हूँ, मैं अपनी फिल्मों के जो बॉक्स ऑफिस को ट्रैक करता हूँ और मैं एक प्रेडिक्टेड ROI जरूर दे सकता हूँ कि सर ये जॉनरा में अगर फिल्म बने, जैसे मुझे आज भी लगता है कि एक जॉनरा जो हमारे यहाँ बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं कर रहा, और मैं 1 साल से कह रहा हूँ, जब स्त्री भी रिलीज नहीं हुई थी, मंजिया भी नहीं आई थी, कि पाकिस्तान में आपने यंगस्टर्स को लेके आप फिल्म नहीं बना रहे हैं। नंबर 1, इतनी बड़ी ऑडियंस है करोड़ों की तादाद में जो सिनेमा पे जाना अफोर्ड भी कर सकती है। वो रोजाना यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के सिर्फ कॉफी शॉप में बैठती है तो वो 5,000 रुपए का बर्गर खा जाती है, उसको सिनेमा में लेके जाए। सेकेंड, हॉरर कॉमेडी के लिए आपको बड़े स्टार्स नहीं चाहिए, हॉरर कॉमेडी के लिए आपको बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। आपने ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है ह्यूमर और डर को मिक्स करने का। मतलब यूके में उठा के देख लें, शॉन ऑफ द डेड जैसी लो बजट फिल्म आती है वो ज़ॉम्बी जॉनरा में और वो हिला के रख देती है सबको। इंडिया में तो स्त्री को देख लें, स्त्री तो चले एक बड़ी फ्रेंचाइज है। अभी एक मंजिया के नाम से एक फिल्म आई थी जो बिल्कुल नया लड़का और नई लड़की थी, उसने 150 करोड़ कर लिया। अच्छा, एक फिल्म जो हार्डली 20 करोड़ की बनी होगी, हॉरर कॉमेडी। तो हॉरर कॉमेडी मुझे लगता है पाकिस्तान में एक ऐसा एक टेरिटरी है जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और जो पहले कर पाएगा, जो अच्छे तरीके से कर पाएगा, वो पैसा बनाएगा इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। अच्छा, थोड़ा ड्रामा का जिक्र करते हैं। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है तो माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल, और पड़ोसी मुल्क में भी बहुत देखा जाता है। तो ड्रामा इंडस्ट्री को आप किस तरह देखते हैं? इज इट रेलेवेंट टू फिल्म इंडस्ट्री और इट इज टोटली इररेलेवेंट? उनका एक अपना मॉडल है, उस मॉडल पे काम करते रहें, या उनका कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इनटू फिल्म इंडस्ट्री? अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री के बगैर पाकिस्तान में इसलिए आप उसको इररेलेवेंट करार नहीं दे सकते व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सिनेमा इंडस्ट्री है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक एक्टर है जिसने आज तक ड्रामा नहीं किया, वो शान है। शान के अलावा आपके जितने एक्टर्स इंडस्ट्री में मिले हैं, चाहे आपके सुपरस्टार्स हैं सच एज फाद मुस्तफ़ा एंड हुमायूं सईद, वो आपको ड्रामा की देन से मिले हैं। मैं अगर इवन के मुनीब भट्ट को और आमना लियास को ले रहा हूँ एज अ लीड हीरो हीरोइन फॉर द सालम, तो जब मैं गूगल करता हूँ तो मुझे ड्रामास की लिंक आते हैं। मुझे उनकी परफॉर्मेंस को जांचने का जो पैमाना है वो भी ड्रामा से ही है। तो ड्रामा तो वो है, वो करेगा। अब क्योंकि ड्रामा के लोग ही, मतलब पाकिस्तान में आई थिंक गिनती के ही लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं पर ड्रामा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली ड्रामा के लोग ही साल में 2 बार फिल्म बनाते हैं या काम करते हैं, तो ड्रामा आपका रेलेवेंट रहेगा। तो इसकी अफादियत है, मतलब इज इट शुड बी दिस वे और नहीं? इट शुड। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप टीवी का जो ए लिस्ट एक्टर है, सुपरस्टार है, वो जरूरी नहीं कि फिल्म का भी सुपरस्टार हो। अगर आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को चाहते हैं कि ग्रो करे, पैरेलल खड़ी हो, आप क्यों बॉलीवुड की एग्जांपल लेते हैं या तमिल की ले रहे हैं जो आप 5-5 करोड़ की फिल्में बना रहा है? आप ईरानियन सिनेमा को क्यों नहीं पकड़ते हैं जो सिनेमा में वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है? आपका इवन कि सऊदी अरेबिया को उठा के देख लें, इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं, इतनी फंडिंग लेके बैठे हुए हैं, वो किस किस्म की फिल्मों पे इन्वेस्ट कर रहा है? वो कमर्शियल फिल्में बहुत कम बना रहा है क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता लग गया है कि कम बजट में मैं क्यों 100 करोड़ की एक फिल्म बनाऊं और उसका पता नहीं क्या हाल होगा, मैं क्यों ना 100 करोड़ में 100 फिल्में बनाऊं। सो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आपने बड़ा करना है 3 चीजों पे खड़ी है। नंबर 1, शुरू की 10 जो सीटें हैं, वो 10 जो कतारें हैं सिनेमास की, इसका टिकट 100 रुपए कर दें, खुदा का वास्ता है। मैं भी फायदे में हूँ, आप भी फायदे में हूँ, सबको फायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको 5 करोड़ की एक फिल्म नहीं बनानी है, आपको 100 करोड़ की 5 फिल्में बनानी है। आपको हर जुम्मे एक फिल्म सिनेमा पे देनी है। मैंने 16 फिल्में बनाई हैं और मैं 16 फिल्मों के बाद बहुत ही तयक्कुन के साथ ये कहता हूँ कि जब किसी की एक फिल्म हिट होती है, किसी की भी बनाई हुई एक फिल्म हिट होती है, तो 5 नए इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर मार्केट में आते हैं जिनमें से एक मुझे भी मिल सकता है। पर किसी की अल्लाह ना करे एक फिल्म फ्लॉप होती है तो 5 इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर मार्केट से भाग जाते हैं जिनमें से एक मेरा भी भाग सकता है। तो फिल्में बननी चाहिए, फिल्में हिट होनी चाहिए। अगर कोई कंपटीशन है तो वो बैक बाइटिंग का नहीं होना चाहिए, वो इस चीज का नहीं होना चाहिए कि फलां ऐसा है। वो कंपटीशन हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए कि आप भी फिल्म बनाएं, मैं भी बनाऊं, दोनों फिल्में सिनेमा पे लगें, एंड लेट द पीपल डिसाइड कि किसकी फिल्म कितनी अच्छी है और किसकी फिल्म कितनी अच्छी नहीं। जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं, जो नया टैलेंट पूल है
जिसमें एक्टर्स हैं, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उनको किन लाइंस पे काम करना चाहिए और उनको किन प्लेटफॉर्म से सीखना चाहिए, स्पेशली जिस तरह के आप डायरेक्टर हैं और इस तरह के हमारे यहाँ बहुत फुकदान इस तरह के डायरेक्टर्स का? तो देखिए, मुझे लगता है कि जो कमर्शियल सिनेमा का जो टर्म है वो हमारे यहाँ बहुत गलत यूटिलाइज होता है कि एक फिल्म जिसमें नाच गाना हो, जिसमें लड़की लड़का हो, रोम कॉम हो, धूम धड़का हो, वो फिल्म ईद के ऊपर लगे, उसमें बड़े स्टार्स होते हैं, कमर्शियल सिनेमा होगा। अगर कमर्शियल सिनेमा का मतलब ये है कि 2 रुपये लगाएं और 10 रुपये वापस आए, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में मोला जट के बाद जॉयलैंड सेकंड फिल्म थी जिसने एक्चुअली बहुत पैसा बनाया इंटरनेशनली, और उसके फेस्टिवल से पैसा बनाया, उसने OTT में बड़ी अच्छी डील साइम साथ एक उठाई। तो हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स की दुनिया है उसकी तरफ कुछ जाता ही नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब आप इमेजिन कर लें कि आप एक नए फिल्म मेकर हैं, नए फिल्म प्रोड्यूसर आए हैं और आपने 5 करोड़ रुपए लगा के एक कमर्शियल फिल्म बनाई है और फिल्म सिनेमा पे लगी है और चली नहीं चली उतर गई है, और आप किसी को बताते हैं कि फिल्म मैंने बनाई थी, कहते अच्छा ठीक है। मेरा जो प्रोड्यूसर है जावेद इकबाल का, या मेरा जो प्रोड्यूसर है टकसाली गेट का, वो जब किसी को बताता है कि मैंने जावेद इकबाल बनाई, तो वो एक बार तो ऐसा नहीं, अच्छा कब जावेद इकबाल किसी ने देखी या नहीं देखी सब जानते थे। टकसाली गेट, मैं जितने लोगों से मिला हूँ जो एक एलीट क्लास है, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्होंने टकसाली गेट नहीं देखी थी। टकसाली गेट सब लोगों ने देखी। तो वो जो टारगेट ऑडियंस थी उसको भी हिट कर गई, यानी कि जो मल्टीप्लेक्स पे जाने वाले थे वो भी जाके टकसाली गेट देख कर आ गए। तो इमेजिन हमारे यहाँ जो नया प्रोड्यूसर है उसको एक चीज समझाने की जरूरत है कि ब्रो 1 से 1.5 करोड़ में एक फिल्म बनेगी, तो दुनिया भर के फेस्टिवल में जाएगी, तो दुनिया भर के हर फेस्टिवल के रेड कारपेट पे खड़ा होगा विद योर एक्टर्स, तुझे इज्जत मिलेगी, नाम बनेगा, और जितने पैसों की तो फिल्म बना रहा है ये पैसे तुझे OTT से वापस मिल जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि वो सिर्फ और मैं 2 बार ये कर चुका हूँ, जावेद इकबाल में भी और टकसाली गेट में, और तीसरी बार फिर मैं करने जा रहा हूँ एक फिल्म में। तो मुझे लगता है कि ये तो यानी आपने नए बच्चों को ये मैसेज जाता है कि दिलेर होने की जरूरत है, खुल के खेलें, आईफोन पे फिल्म बनाए, सोनी FX3 पे फिल्म बनाए, थिएटर के एक्टर्स के साथ मिलकर फिल्म बनाए, पेपर पे मेहनत करें, स्क्रिप्ट पे मेहनत करें, रिहर्सल्स करें, वर्कशॉप्स करें, इन पे आपके पैसे नहीं लगते हैं। शूट पे जाने से पहले फिल्म पेपर पे आपकी तैयार होनी चाहिए, एक एक एंगल, एक एक शॉट, उससे पैसे नहीं लगते। बेहतरीन, दैट्स द बेस्ट एडवाइस। अच्छा चलें, थोड़ी आई थिंक वील गो टुवर्ड्स कंक्लूजन। जरा हमें ये भी बताएं कि आप एक राइटर भी हैं, आप एक पोएट भी हैं, तो ये किस तरह, क्योंकि शुरू में मैंने आपका इंट्रोडक्शन से एज अ डायरेक्टर कराया था, सो आई वांट पीपल टू नो दैट ही इज अ वेरी गुड राइटर, ही हैज पब्लिश्ड हाउ मेनी बुक्स? 20 बुक्स, एंड ही इज अ पोएट एज वेल। तो जरा क्या लिखते हैं आप? क्योंकि मैं कुछ बहुत ज़्यादा तख्लीकी आदमी नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ। मैं इर्द गिर्द जो लोगों को देखता हूँ उनसे कहानियाँ बुनता हूँ, कुछ करता हूँ, वो मेरे अंदर है। जैसे मेरी जो आखिरी अभी किताब आई है उसका नाम आखिरी रक्स है। अच्छा। तो आखिरी रक्स जो किताब है वो ऐसे हुई कि वो एक इंसिडेंट है जिसको मैंने और पूरे पाकिस्तान ने फॉलो किया, एंड आई एम श्योर आपने भी किया होगा। वो था 2 से 3 साल पहले सतपारा का, अली सतपारा जो थे वो गए उनके साथ नंगा पर्वत की जो गेटू में, और उसके बाद वो उनके साथ जो हादसा हुआ और फिर उनके बाद उनका बेटा गया और अपने बाप की लाश को उसने खोद निकाला। अब ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये एक खबर है, मेरे लिए कहानी थी। तो मेरे जो आखिरी रक्स है वो एक बेटे की कहानी है जो अपने बाप की लाश को ढूंढने के लिए गया। वेरी नाइस। तो मैंने उसके अंदर से एक कहानी निकाली। जावेद इकबाल, जब मैं उसकी जावेद इकबाल के लिए जब मैं रैकी करने गया और कुछ रेफरेंसेस लेने के लिए मैं अंदरूनी लाहौर में और हीरा मंडी में घूम रहा था, तो हीरा मंडी के अंदर मैं एक होटल में बैठा हुआ था और मैंने अपना ऑडियो ऑन किया हुआ था मोबाइल का, और मैं कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, लाहौरी एक्सेंट, इंजीनी पाजी इंजते और छाड़ी आ रही है, वो गालियाँ और लोकल स्लैंग्स एंड ऑल दैट। मैं वो रेफरेंसेस देना चाह रहा था ताकि मैं अपने एक्टर्स को वो बता सकूं। तो हर आदमी वहाँ पे मजबूर था, हर आदमी दुखड़ा रो रहा था, किसी के ये मसले हैं, किसी की बेरोजगारी है, कोई गवर्नमेंट से तंग है, कोई ससुराल से तंग है, कोई बीवी की फरमाइश, हर आदमी परेशान दिखाई दे रहा था और हर आदमी मजलूम था। एंड सडनली एक आदमी वहाँ से एंटर हुआ, उसने पटका बांधा हुआ था और वो यूं कर रहा था कंधों के ऊपर, और वो पेप था वहाँ का लोकल हीरा मंडी का। जैसे वो एंटर हुआ और जितने उसको लोग जानते थे, अब उससे वो फैहिश मजाक कर रहे हैं, घटिया बातें कर रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं, और मोस्टली बातों में उसकी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और वो आदमी जो है, वो आदमी, उसके अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है,
और वो मुस्कुरा के जवाब दे रहा है और किसी को पलट के जवाब भी नहीं दे रहा। तो उसके आने से पहले जितने मजलूम थे, उसके आने के बाद सबके सब जालिम बन गए। तो मुझे एक आइडिया ने क्लिक किया कि अगर अल्लाह ना करे, ये जो आदमी है इस सोसाइटी का हिस्सा है और ये यहाँ ना जाने कितने होंगे इस किस्म के लोग, अगर इसकी किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई ज्यादती हो जाए, इस पे कौन बिलीव करेगा? तो फिर टकसाली गेट का आइडिया मेरे जहन में जन्म लिया। फिर मैंने टकसाली गेट लिखी। जब मैं टकसाली गेट को शूट करने के लिए गया तो उस जमाने में एक न्यूज़ आई, एक बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़ थी, एक ऑनर किलिंग के ऊपर खबर थी और उसकी जो वजूहात थी वो बहुत ही होलनाक थी, हॉरिबल थी। और फिर एक वाकया वहाँ पे ताज़ा हुआ था हीरा मंडी में, और वो भी एक मर्डर था और उस मर्डर की भी एक अलग सी कहानी थी। तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बताने की ज़रूरत है। मुझे नहीं एक फिक्शनल 500 करोड़ का सेट लगाना हीरा मंडी के नाम के ऊपर जलीला भंसाली साहब की तरह। एक तो मेरा सिनेमा नहीं है, दूसरा मेरी औकात ही नहीं है कि उस लेवल की चीज़ को विजुलाइज नहीं कर सकूं। लेकिन जो एक कहानी है हीरा मंडी के अंदर, और हीरा मंडी अगर देखा जाए टू मी, मैंने जावेद इकबाल मेरी उसी इलाके पे बेस है, टकसाली गेट है, अभी जो मेरी फिल्म शाही मोहल्ला आनी है वो उसी के बेस है। मेरे लिए हीरा मंडी खुद एक पूरा पाकिस्तान है। यू नो, ऐसा मेटाफोर में दुनिया है, पूरा मेटाफोर में पूरा एक मिनी पाकिस्तान है हीरा मंडी। उसके अंदर जालिम भी है, मजलूम भी है, हर किस्म का मजलूम है, हर किस्म का जालिम है, और कैटेगरीज हैं जालिम की। यानी कि एक आदमी जो है वो मजलूम है एक के लिए, और दूसरे के लिए वो खुद जालिम बन जाता है। तो आपको पाकिस्तान की किसी भी तबके के हवाले से, किसी भी शोबे के हवाले से कुछ करना है, हीरा मंडी के अंदर आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। बिल्कुल है। तो टकसाली गेट जो थी वो भी पाकिस्तान के बारे में थी, और शाही मोहल्ला भी पाकिस्तान के बारे में होगी। तो ये मम्मी बताएगा आपका कौन से काम आ रहे हैं मैंगो जट और सालम के अलावा जिन पे हम नजर रखें और ऑडियंस भी जानना चाहिए? सूरमा मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, ये मेरी एज अ प्रोड्यूसर पहली फिल्म है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में, मिसाल के तौर पे एक आदमी है इसके पास 1.5 करोड़ रुपया है और एक आदमी है उसके पास 1.5 करोड़ रुपया है, तो बजाय इसके कि मैं इसके साथ 1.5 करोड़ की फिल्म प्लान करूं और इसके साथ भी 1.5 करोड़ की फिल्म प्लान करूं, तो क्यों ना मैं दोनों को साथ बिठा दूं, तो मैं इनको अपना स्क्रिप्ट शेयर करूं, अपना ROI प्लान शेयर करूं, और मैं कहूँ कि अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे विजन पे, तो आइए फिल्म बनाते हैं, आपको आपका 1.5 करोड़ वापस मिलेगा, आपको आपका 1.5 करोड़ वापस मिलेगा। प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह को पता है, पैसे डूबेंगे नहीं, आए फिल्म बनाते हैं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए अब मैंने अपनी पहली फिल्म अनाउंस की है। इसके अलावा एक आर्ट मूवी है, ऑफबीट सिनेमा है टकसाली गेट के बाद, जो दुनिया भर के फेस्टिवल्स को और चीज़ों को लेकर प्लान कर रहा हूँ, वो शाही मोहल्ला। और तीसरी मेरी मोस्ट फेवरेट है, जिस पर मैं 1 साल से पिट रहा हूँ और चीख रहा हूँ कि खुदारा ये फिल्म बना लो, कोई बना लो, वरना मुझे बनाना है। वो हॉरर कॉमेडी है, भूत बंगला के नाम से। भूत बंगला। तो ये मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं जो अगले साल लोगों को फ्लोर पे जाएंगे और देखने, और तीनों पे काम करूँ। चलें, इंशाल्लाह, लुक फॉरवर्ड टू इट। सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, शुक्रिया आपने बुलाया, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू एंड वेरी इंसाइटफुल। Likewise. Thank you so much. Thank you. Thanks for your time. God bless you.